हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ कॉमर्स की एक नई क्लास के साथ। जी, हम बजट कर रहे हैं। बजट का आज हमारी ये अंतिम क्लास होगी, जिसमें कि हम जीरो बजटिंग एंड मास्टर बजट का अध्ययन करेंगे। मास्टर बजट क्या होता है, जीरो बजट क्या होता है, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। मास्टर बजट से हम शुरुआत करते हैं। बाकी हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें कि बजट एक सामान्य परिचय हो गया। उसके बाद हम देखे हैं दूसरी क्लास में कि बजट के प्रकार से देखे थे। उसके बाद हम तीसरे बजट में कैश बजट के प्रकार देखे थे, कैश बजट एंड उसके मेथड्स देखे थे। और इस बजट में हम मास्टर बजट और हम शून्य आधारित बजट देखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम मास्टर बजट से। मास्टर बजट को समरी बजट भी कहते हैं। तो मास्टर बजट को अंग्रेजी में मास्टर बजट और समरी बजट के भी नाम से जाना जाता है। इसे समरी बजट क्यों कहा जाता है, ये चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है। किसी चीज़ को समरी क्यों कहा जाता है? जब आप नोट्स, अच्छा खासा नोट्स 150-200 पेज का बना लेते हैं और उसको समराइज जब करते हैं तो घट के 10 पेज, 15 पेज या 20 पेजों में हो जाता है, उसी को समरी कहते हैं। ठीक वही चीज़ तो है ये मास्टर बजट। मास्टर बजट जो होता है, आप सभी को पता है कि जब हम बजट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि कौन कौन से बजट हमने बताए थे। प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट। उसके बाद हमने देखा था कि कैश बजट। उसके बाद हमने देखा था लेबर बजट। इसके अलावा जितने भी बजट देखे थे, हमने सारी चीज़ें देखी थी, इन सभी का हमने विस्तृत अध्ययन किया था। तो मास्टर बजट क्या होता है? मास्टर बजट या समरी बजट इन सभी का संक्षिप्त रूप होता है। इन सभी का संक्षिप्त रूप करके इनका अध्ययन करना, जैसे कि भारत सरकार का बजट जब पारित होता है तो वित्त मंत्री देखिए 4-4 घंटे लगातार बजट भाषण देते रहते हैं। क्या आप 4 घंटे देखते हैं? क्या आपके काम की चीज़ें जो हैं या उसको समराइज कर लेते हैं? यानी कि जब बजट पारित होता है तो इतनी मोटी मोटी किताबों में होता है, यानी कि 4000-5000 पेजों में होता है बजट। तो क्या आप 4000-5000 पेज पढ़ते हैं? क्या नहीं पढ़ते हैं ना। यानी कि क्या हर डिपार्टमेंट उसको पूरा पढ़ने बैठता है? नहीं ना। काम की चीज़ें उसको समराइज करके, जैसे कि अब एक चीज़ की डिटेल्स पूरी लिखी है 1-1, 2-2 पेज में, तो उसको आप मेन चीज़ें लिख लेते हैं। अब मेन चीज़ें जो होगी वही आपके काम की होंगी। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जब जो इसका समराइज रूप होता है वही क्या करता है, जो मैनेजमेंट होता है इसके समराइज रूप का ही कार्य करता है। तो जो समरी बजट है या मास्टर बजट कहते हैं, वो इन सभी बजट का सम्मिलित रूप होता है, यानी कि समरी रूप या संक्षिप्त रूप होता है, जिसका प्रयोग उच्च प्राधिकारियों तथा उच्च मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। तो इसी को मास्टर बजट कहते हैं। सिंपल सा है मास्टर बजट। मास्टर बजट में कोई माथापच्ची नहीं है आप सभी के लिए। तो आपने मास्टर बजट पढ़ लिया। अब हम देखेंगे आगे, हम अगर देखेंगे अध्ययन के लिए आप सभी के लिए, तो देखेंगे कि समरी बजट के बाद अब हमारा होता है शून्य आधारित बजट, यानी कि जीरो बेस्ड बजट। चलिए हम देख लेते हैं शून्य आधारित बजट। जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है आखिर? क्या ये वो बजट होता है जो जिसमें कि कुछ नहीं होता है, जीरो संख्या होती है, जीरो कुछ नहीं लिखा होता, वो जीरो बजट होता है? नहीं, जीरो बजट फिर अगर उसमें कुछ लिखा ही नहीं तो फिर बजट क्या होगा? कुछ नहीं होगा बजट के नाम पे, वो फिर खाली झोला होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि बजट, जीरो बजट का मेथड क्या होता है। इसकी शुरुआत की हम बात करें कि 1962 में अमेरिका में किया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1962 में कब किया गया था? अमेरिका में किया गया था। शुरुआत 1962 में अमेरिका में। तो परीक्षा में पहला प्रश्न बन सकता है,
जीरो बेस्ड बजट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस देश से हुई थी? तो 1962 में अमेरिका से हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके क्या हो गया, इसका नाम है जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। इससे क्या होगा इसको हम आपको समझा देते हैं। देखिए, जीरो बेस्ड बजट का क्या मतलब होता है कि इसके अंतर्गत वर्तमान वर्ष का बजट तैयार करने के लिए बेस को शून्य माना जाता है, ठीक है। आप जब इस वर्ष का बजट बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये 2018-19 का बजट है और आप क्या कर रहे हैं, या 2018-19 का बजट है, ठीक है। 2019-20 का आप बजट बना रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझना है। अब 2018-19-20 में आपने मान लीजिए कि 20 लाख करोड़ का हमारा बजट था, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि इसको बेस बनाते हैं। ये बजट बनाने में, बेस बनाने का क्या मतलब है, आप जो इनकम होगी उसको क्या करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये 20 लाख करोड़ है टोटल, तो इसको आप करेंगे, सोचेंगे कम से कम इसको 21 लाख करोड़ तो कर ही दिया जाए, ठीक है। 21 लाख करोड़। अब इसमें जहाँ जहाँ से इनकम में बढ़ोतरी हुई कोशिश की जाएगी कि वहाँ से इनकम को और अधिक बढ़ाया जाए, और जहाँ पे एक्सपेंसेस कम किए जा सकते हैं वहाँ पे कम किए जाए, और जहाँ पे ज़रूरत है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन जीरो बजट में क्या है कि जब आप 2019-20 का बजट बनाते हैं तो इसको आप भूल जाते हैं। इसको क्या मानते हैं आप, 0/0 मान लेते हैं, यानी कि अंडा मान लेते हैं कि पिछले साल कुछ हुआ ही नहीं था, पिछले साल से हमसे क्या मतलब है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष को नया माना गया। इसमें ये मान लिया जाता है कि इसी वर्ष से हम बजट बना रहे हैं, उसके पीछे था ही नहीं कुछ, तो इसी वर्ष को जो भी बेस होगा यही हमारा होगा, सब कुछ यही होगा। यानी कि इसी वर्ष में जो भी अनुमान हमें लगाने हैं इसी के हिसाब से करना है, पीछे कुछ हुआ ही नहीं। तो पिछले जो वर्ष को जो बेस वर्ष होता है, यानी कि पिछला वर्ष जो बेस होता है, आधार वर्ष होता है, उसको जीरो मान लिया जाता है, यानी कि वो जीरो होता है। अब इसी को क्या कहते हैं, शून्य आधारित बजट। जब पिछले वर्ष के बजट को आप जीरो बजट, पिछले वर्ष को बजट को आप शून्य मान लेते हैं, और नए बजट के आधार को पिछले वर्ष का, नए बजट बनाने के आधार में पिछले वर्ष के बजट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसी को शून्य आधारित बजट कहते हैं। वर्तमान में इस बजट के वर्तमान वर्ष के बजट को वर्तमान स्थिति के आधार पे इसमें तैयार करना ही इसका उद्देश्य होता है कि वर्तमान स्थिति कैसी है, वर्तमान की परिस्थितियां कैसी हैं उसी क्षेत्र में। पिछले साल किसी भी क्षेत्र में कितना भी इनकम हुआ हो उसको हम इस वक्त, इस साल अगर परिस्थिति वैसी नहीं तो उसको जीरो कर सकते हैं। जब पिछले वर्ष रोड बनाने में हमने 1 लाख करोड़ खर्चा कर दिया, तो इस वर्ष हमें नहीं लगता है कि ज़रूरत है तो इसको हम जीरो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पिछले वर्ष को हम बेस ही नहीं बनाएंगे, उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो शून्य बजट जो बनाते हैं उसको क्या क्या कदम होते हैं, इसलिए हम देख लेते हैं शून्य आधार बजटन के स्टेप क्या होते हैं, जीरो बजटिंग के स्टेप क्या होते हैं। इसको आप समझ गए होंगे। स्टेप ऑफ जीरो बजटिंग, स्टेप्स ऑफ जीरो बजटिंग। ठीक है, जीरो बजट के कदम क्या होंगे, स्टेप जिन्हें आप कहते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं। पिछले वर्ष को आप बेस मान लेते हैं, ये तो आपने देख ही चुका है। यानी कि बजट के उद्देश्यों का आपको फिर से नए सिरे से निर्धारण करना है, पिछले वर्ष को नहीं कर। तो आपके बजट के उद्देश्यों का निर्धारण इस बार करना होगा फिर से कि आप बजट किस लिए बना रहे हैं, बजट के उद्देश्यों का निर्धारण। बजट के आपके उद्देश्य क्या हैं, आप किस क्षेत्र में खर्चा करना चाहते हैं, या आप इस साल किस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं। तो पिछले साल को आप भूल जाइए और उस क्षेत्र में नए क्षेत्र, नए शुरुआत से प्रगति आप करना शुरू करिए। तो ये चीज़ इसका होता है। अब सीमा निर्धारण, जब आप नया बजट बनाते हैं, यानी कि पिछले बेस को जब आप आधार नहीं रखते हैं, तो आप किसी चीज़ की सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि भैया इस वर्ष से हम ये चीज़ शुरू कर रहे हैं तो हमें इतने सीमा में ख़त्म करना है, इतने दिनों में। वो पिछले 4 साल से परियोजना चली आ रही है, उसको इस वर्ष भी पैसा दे दिए, अब उसको कोई सीमा ही निर्धारण नहीं। तो इस वर्ष जो आप शुरुआत करेंगे उसकी क्या होंगे, हर चीज़ की लिमिट करेंगे, यानी कि सीमा
निर्धारित करेंगे। अब अगला हो जाता है लागत तथा लाभ विश्लेषण। आप कोशिश करते हैं कि जहाँ पे आपकी लागत कम हो उसको कम किया जा सके, लागत तथा लाभ को अधिक से अधिक किया जा सके। लाभ का विश्लेषण करना इसमें आसानी होती है, विश्लेषण करने में सुविधा होती है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि इसको जो है स्टेप क्या क्या होते हैं, बजट के उद्देश्यों का पहले निर्धारण करना, उसके बाद सीमा को निर्धारित करना, उसके बाद लागत तथा लाभ का विश्लेषण करना होता है। अब जीरो बजटिंग के बेस क्या क्या होते हैं, यानी कि बेनिफिट या प्रॉफिट आप कह सकते हैं जीरो बजटिंग के क्या क्या होते हैं, क्यों जीरो बजटिंग का यूज किया जाए ये भी आप यहीं से समझ जाएंगे। हम इसको समझाते हैं। प्रॉफिट ऑफ जीरो बजटिंग, प्रॉफिट्स ऑफ जीरो बजटिंग, क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं जीरो बजटिंग के, ये आपको देखना समझना ज़रूरी है। तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे विभिन्न क्रियाओं की प्राथमिकता का निर्धारण। जब विभिन्न काम आप लागू करेंगे, शुरू करेंगे, तो उनकी प्राथमिकता का निर्धारण करेंगे, देखेंगे। विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण। जीरो बजट में एक चीज़ अच्छा होता है कि आप नई जो यहाँ पे प्राथमिकता देते हैं, कोई चीज़ आप देखते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उस चीज़ पे पैसा अधिक लगाते हैं, उस चीज़ को आपको बजट बनाने में आसानी होती। आप पिछले वर्ष का देखेंगे तो भैया उस क्षेत्र में कम पैसा गया था जबकि उसकी ज़रूरत अधिक है, फिर भी आप संकुचित मन से उसमें बहुत ज़्यादा ढील नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीछे आप देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि विभिन्न क्रियाओं की योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण यहीं से करना जरूरी होता है। इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा आवश्यक है उसको क्या हो सकता है, जो जिसकी ज़्यादा प्राथमिकता है उसको अधिक पैसा देके उसको जल्दी ही शीघ्र ही पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार से प्रबंध की कार्यकुशलता में सुधार। अब प्रबंध की कार्यकुशलता में सुधार कैसे होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए, प्रबंध की कार्यकुशलता का सुधार आप देख सकते हैं कि प्रबंध जो मैनेजमेंट होता है वो निर्धारित करता है कि हमें किस काम को किस प्रकार से करना है। यदि जीरो बजट रहेगा, पिछले वर्ष का उनके पास बेस नहीं रहेगा, तो वो एक नई रणनीति बनाएंगे, नई नीति बनाएंगे और उसको पूरी तरह से फॉलो करने के लिए कोशिश करेंगे। अब पिछली रणनीति को किसी दूसरे अधिकारी ने बना के गया था उस बजट के हिसाब से, अब नया अधिकारी यहाँ पे आ गया, वो क्या करेगा कि उसको वो पॉलिसी पसंद ही नहीं आए या काम करने का वो ढंग ही नहीं आया, तो फिर क्या करता है, वही चीज़ें क्या होती हैं, अटकी रह जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आपको हर चीज़ को नई मान के करेंगे तो वहाँ पे कार्यकुशलता अधिक क्षमता से की जा सकती है, यानी कि व्यक्ति जो है अपने हिसाब से काम कर सकता है। ये यहाँ पे इससे क्या होता है कि कार्यकुशलता में सुधार आती है और उसका दिमाग जो है और हाई लेवल का काम करता है। मितव्ययी एवं क्षयपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक। मितव्ययी एवं क्षयपूर्ण क्षेत्रों की पहचान में सहायक। इसका क्या तात्पर्य होगा, ये चीज़ आप यहाँ पे समझिए। देखिए, मितव्ययी यानी कि जिन क्षेत्रों में आपको लगता है कि वहाँ पे कम खर्च से काम चल जाएगा या ना खर्च किया जाए तो भी काम चल जाएगा, तो उसको आप वहाँ पे खर्च रोक सकते हैं। और कुछ चीज़ों क्षयपूर्ण वाले क्षेत्र जहाँ पे आप पिछले 4 सालों में पैसा लगा चुके हैं, अब क्या होगा, जो पुराना बजट होगा, आपने कहा कोई परियोजना 80% पूरा है और उसकी उतनी रिलेवेंट नहीं, उतनी आवश्यकता नहीं है, वो पुरानी चीज़ें हो गई हैं जिसका कोई काम नहीं है। अब ये चीज़ें 80% पिछले 4-5 वर्षों से काम
काम चल रहा है, 80% पूरा हो गया। अब सरकार क्या करेगी कि यार ये 4 साल से चल रहा है तो 20% इसको बजट देकर क्यों ना इसको ख़त्म किया जाए, जबकि नए बजट में जबकि इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं, फिर भी आप पैसा दे रहे हैं। जबकि नए बजट में, जीरो बजट में आप देखेंगे कि इसकी उपयोगिता नहीं है। यहाँ पे जो है अब आगे की प्रोग्रेस नहीं है तो आप उसको बजट ही निर्धारित नहीं करेंगे। इसलिए आपका क्या होगा कि जो 6 पूर्ण क्षेत्रों को उनकी पहचान होगी और आप पैसे का जो है उसका वो बचा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष उपयुक्त हो जाता है ये, कुछ क्षेत्रों के लिए जहाँ पे देखिए कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष उपयोग, जहाँ पे विकास की योजनाएं नहीं पहुँची हैं या वहाँ पे पहुँचने का अभाव है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये बजट बहुत ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि आप किसी भी एम का उद्देश्य करेंगे और उसको निश्चित समय में पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। जब यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको पता है कि यहाँ से रोड बनानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा देखेंगे कि आपको आवश्यकता है यहाँ पे रोड बनाना है। अब यहाँ पे रोड बनी हुई है तो आपके जैसे कि अब एक दूसरे क्षेत्र में रोड बनी हुई है तो वो हल्का टूटी फूटी रोड टूट फूट गई है, तो आप उसको संकोच करेंगे, यार अभी काम चल रहा है चलाएं। लेकिन यहाँ पे अगर सड़क ही नहीं है तो उन क्षेत्रों में काम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे आसानी से इसको डिसाइड किया जा सकता है और वहाँ पे काम करने के लिए क्या हो सकता है, आसानी होती है। अब ये होता है प्रबंध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने में क्या होती है, सुलभ होती। जैसे अभी हमने बताया है प्रबंध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हो गए कि जब जहाँ पे कोई चीज़ पुराना नहीं रहता है तो उसको क्या करेंगे आप कि उसको नए करने में आपको बहुत आसानी है। ये घर मान लीजिए कि जिस हॉल में हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मान लीजिए कि स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे कोई चीज़ दिक्कत नहीं, तो हमें नया सेटअप लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहले से चीज़ें थोड़ा बहुत हुई हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें फिर दूसरे हिसाब से दूसरा यहाँ पे करके गया है, ये दूसरा करके यहाँ पे थोड़ा कुछ गया है, हमें पसंद नहीं है तो उसको फिर हम अपने हिसाब से पूरी चीज़ें पूरा सेटअप ढलवाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि प्रबंध संसाधनों का पूर्ण प्रयोग होगा। अब पूरी सारी चीज़ें हमारी नई हैं, हमें अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या करना है, तो वो काम क्या होगा कि वो अधिकतम हम यहाँ पे माइंड लगा के यहाँ पे काम अच्छा करने की कोशिश करेंगे और जल्दी भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपका जीरो बजटिंग के प्रॉफिट या बेनिफिट जो हो गए ये हो गए। यहाँ पे हम जीरो बजटिंग और मास्टर बजट हमारा लगभग कंप्लीट होता है यहाँ से, और बजट का जो चैप्टर होता है वो भी कंप्लीट होता है। तो ये रही आप सभी के लिए अपडेट। कॉमर्स की इसकी परीक्षा एएसओ की कब होगी, फ़िलहाल इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ती ही जा रही है तथा कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कब तक ये कंट्रोल होगा, कब तक आपकी परीक्षा होगी, कब तक आपको नौकरी मिलेगी, ये तो किसी के पास, शायद आयोग के पास भी इन सवालों के जवाब नहीं हैं। तो आप लोग हमसे पूछते हैं बार बार, जब आयोग के पास भी वास्तव में इन सवालों का जवाब नहीं है तो हम कहाँ से दे देंगे। तो ये रही आपके लिए अपडेट। पढ़ते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, आज नहीं कल तो भर्ती परीक्षा होनी है। और 2021 तो आप अगर कोरोना ठीक ठाक स्थिति में 2020 में रहा, कंट्रोल हो गया, तो 2021 आपके लिए सुनहरा मौका होगा, आपकी भर्ती के लिए ही नहीं, आपके भविष्य के लिए भी, और आप सभी को नौकरी मिलेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं तथा कामनाओं के साथ इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।